जय हिंद साथियों, प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शाहजहां के पुत्र और बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति, कट्टर व्यक्ति, नृशंस व्यक्ति, पता नहीं किस किस उपनामों से मुझको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि था व्यक्ति बड़ा अजीब टाइप का। स्वयं गाना नहीं गाने देता किसी को, स्वयं गाता था। किसी को वाइन नहीं पीने देता, खुद पीता था। दरबार में इकट्ठा नहीं होने देता, स्वयं महफिलें लगाता था। तो सारी कहानी इसकी बड़ी अजीब अजीब टाइप की है। हम इसको बलबन का उत्तराधिकारी और अलाउद्दीन खिलजी का समकक्ष कह सकते हैं। समकक्ष क्यों कह रहे हैं? जैसी नीतियाँ और चरण अलाउद्दीन खिलजी के थे, वैसी ही नीतियाँ और चरण इसके भी हैं। जैसे सिज्जा और पैबोस बलबन का था, वैसे ही सिज्जा और पैबोस का रूप बदलेगा। इवन दैट सिज्जा और पैबोस को ख़त्म कर देगा। कौन? यही औरंगजेब। तो आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ऐतिहासिक रूप से समझने जा रहे हैं। किसके बारे में? औरंगजेब की पूरी घटनाओं का आज हम आकलन करेंगे कि आखिर क्या था ऐसा औरंगजेब के समय कि उसे जिंदा पीर कहा जाता था, उसे मुग़ल काल का सबसे नृशंस शासक कहा जाता था। क्या कारण था कि उसे अपने ही भाइयों और पिता का हत्यारा कहा जाता था। तो आज पूरी इवन दैट जितना भी सिख धर्म आज बड़ी पनप कर बड़ा उभर कर सामने आया है, उसके सबके पीछे कहीं ना कहीं यही भाई, सिखों का कोई किसी से विवाद ही नहीं होता अगर जहांगीर के समय उन्होंने हत्या नहीं करी होती सिख गुरु की। औरंगजेब भी वही करेगा। आपको याद है ना, शाहजहां का बाज चला गया था किसके वहाँ, तो उस पर विवाद हुआ था। तो ये सारी चीज़ें, जाटों का विद्रोह देखिए पहले बहुत थोड़ा हुआ, लेकिन इसके समय जाट विद्रोह बहुत तेज़ी से हो गया। बुंदेलखंड के आपको याद करिए 6वीं शताब्दी के आसपास विद्याधर नामक जो बुंदेलखंड का शासक था कालिंजर का, उसको लेकर हर्ष के समय हमने आपको कहानी सुनाई थी, याद है ना। तो ये सारी की सारी कहानियाँ आज हम जोड़ के देखेंगे किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। और आज आपको पूर्ण विश्वास रखिए, हो सकता है 2 वीडियो में कंप्लीट हो सकता है 3 वीडियो में कंप्लीट हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आते हैं हमारे कंपटीशन लेवल में, चाहे किसी परीक्षा में आप बैठे, चाहे सिविल में बैठे, वनडे में बैठे, किसी में बैठे, तो आप सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर कहीं पूछा जाता है तो यहीं से पूछा जाता है। क्यों? इसी की बात से मॉडर्न की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, कहा जाता है मुग़ल काल में औरंगजेब के समापन के बाद ही समापन हो जाता मुग़ल वंश का ही, और मुग़ल ये औरंगजेब का समापन करता दक्षिण भारत। अभी दिखाएंगे मैप के थ्रू कि दक्षिण भारत में कैसे कहा जाता है। दक्षिण विजय अभियान उसके लिए सबसे सम्मानित अभियान थे, और वही उसकी कब्रगाह भी बन गए। कहा जाता है कि मुग़ल ना मरते अगर दक्षिण में जाके ना मरते, मतलब दक्षिण में ना जाते, अगर देवगिरी पे पार नहीं करते, बीजापुर गोलकुंडा नहीं गए होते, और ये उत्तर शासन करते, कंधार पे शासन करते, बंगाल में शासन करते, असम में शासन करते, तो बेहतर थे। दक्षिण का इन्हें अनुभव नहीं था और दक्षिण में चले गए, यही इनके पतन का कारण बन जाता है। तो कहा जाता है कि मुग़ल मरते नहीं अगर वो दक्षिण में जाकर नहीं मरते। समझ में है ना? तो ये कहानी किसकी है? औरंगजेब की। शुरू करें, चलिए देखते हैं। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को कहाँ हुआ था? दोहद, गुजरात में। कहाँ हुआ था? दोहद, गुजरात में। तो मैं पढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि अब लिखने का काम आपको जो PDF मिलता था उसकी बजाय आप इसको नोट कर लेंगे। PDF में आप क्या करते थे? PDF अपने पास रखते चले जाते हैं, उसका नोट्स नहीं बनाते। तो ये आपके पास नोट्स के रूप में रहेगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत साफ साफ आ जाएगा। मैं एक एक पढ़ाता चलूँगा तो आपको क्लियर होता चलेगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट पूरे का ले लीजिए। 1 मिनट का हम आपको समय दे रहे हैं। यस, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब बात करते हैं। इसी कहानी को आप अपनी भाषा में लिखेंगे। अरे भाई, अपने लिए आधा घंटा तो दे दिया करो। हाँ, 24 अक्टूबर 1618 को जन्म होता कहाँ? दोहद, गुजरात में। किसका? इस औरंगजेब का। और ये पुत्र किसका था? शाहजहां का। माता जी का नाम क्या था? आपको अच्छे से पता है, अर्जुबंद बानो बेगम, जो कि वास्तव में उनका नाम क्या कहा गया बात को? मुमताज़ महल, जिनकी याद में क्या बना था? ताजमहल, जिसकी कहानी, ये भी एक ताजमहल बनवाएगा। यस, ये भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करेगा और ये भी एक ताजमहल बनवाएगा। लेकिन दोनों में कंपेयर करके आपको दिखाएंगे कौन ताजमहल ज़्यादा बेहतर है ना। आपने शायद सुना भी नहीं होगा कि एक ताजमहल और है भारत में। हाँ, दिखा रहे हैं अभी। तो इसका जो जन्म हुआ था वो 24 अक्टूबर 1618 को हुआ। इसके पिता का नाम शाहजहां और माँ का नाम
मुमताज़ था। ठीक, इसका वास्तव में यह 5वीं संतान था मुमताज़ का। कुल 14 संतानें कितनी थी? 14 हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें 7 जिंदा बची, बाकी 7 की डेथ हो गई थी। तो जो 7 जिंदा बची थी उनमें तीसरा नंबर का पुत्र था। अब कहेंगे साहब ये भी कोई पढ़ने की चीज़? हाँ, पढ़ने की चीज़। क्यों? अपने 2 बड़े भाइयों के विद्रोह में तो ये लड़ाई लड़ेगा भाई। दारा शिकोह को ये मारेगा, मुराद बख्श को इस आफत ये करेगा, शाह शुजा से इसके याद करिए, सामूगढ़ का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध याद आया, ये सारे युद्ध उसने किए हैं, खजुहा का युद्ध, ये सब युद्ध हुए थे। तो ये सारे के सारे, बड़ा अगर ये बड़ा छोटा था तो इसे अपने बड़ों के खिलाफ युद्ध किया, इसलिए जानना जरूरी है। तीसरा पुत्र था, 2 और थे, है ना। इसके बाद अब ये अपना राज्य, इसका वास्तविक नाम जो था वो मुहिउद्दीन था। क्या नाम था? मुहिउद्दीन। इसका वास्तविक नाम था मुहिउद्दीन। अभी मैं आपको पूरी कहानी एक एक करके दिखाता चलता हूँ। इसने अपना राज्याभिषेक कराया। कैसे कराया? कहानी सुनिए। कहानी क्या है? सामूगढ़ का युद्ध होता है, और सामूगढ़ के युद्ध में आपको पता याद, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया, जिसने नहीं पढ़ा उसको पीछे जाके देखिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। दारा शिकोह का एक वीडियो है, उसको आप देखे होंगे तो आपको मज़ा आएगी। तो दारा शिकोह में हमने पढ़ाया था कि जब दारा शिकोह का इसके साथ युद्ध होता है तो दारा शिकोह बुरी तरह से परास्त हो जाता है, और परास्त होकर मैंने कहा था कि इतना डर जाता है कि एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है, और उसे पीछे से लगता है कि अभी भी औरंगजेब के घोड़े और नगाड़ों की आवाज़ आ रही है और हमें मार नहीं आ रहा। तो भाग के कहाँ जाता है? आगरा। आगरा पहुँचता है, ऐसा लगता है आगरे के किले में सब जगह मातम छाया, कोई मर गया हो, पूरे शहर में एकदम सन्नाटा पसरा था। जब ये पहुँचा, क्यों? सेना तो युद्ध कर रही थी, घर में महिलाएं औरतें थी, वो सब एकदम सन्नाटे से सब मर गया हो, ख़त्म हो गया हो, क्योंकि खबर फैल गई थी दारा शिकोह मारा जा चुका। तो जब वो आगरा पहुँचता है, दरवाज़ा खोला जाता है, अंधेरे में एकदम जाकर छुप जाता है, लेकिन औरंगजेब पीछा करते हुए आगरा पहुँच जाता है। और जब पता चलता है दारा शिकोह की आगरा आ रहा, भाग के दिल्ली जाता है, और दिल्ली आगरा पहुँच जाता है। कौन? औरंगजेब। इसका मतलब पीछे ही लगा रहा कि इसको भगाओ, और भाग के अंत में आपको अच्छे से पता कहाँ जाता है? अफगानिस्तान, याद है ना। और वहाँ पर जाके उसकी क्या होती है? धोखे से हत्या करा दी जाती है। तो ये कहानी हमने आपको पहले सुनाई थी। तो जब दारा शिकोह सामूगढ़ के युद्ध में हार जाता है तो ये पहले पहुँचता कहाँ? आगरा, और अपना राज्याभिषेक कराता है आगरा के किले में। कब? 21 जुलाई 1658 को। देखिए 21 जुलाई 1658 में वो आगरा में अपना राज्याभिषेक कराता, पहला राज्य। ऐसा याद ध्यान रखिएगा, 2 राज्याभिषेक अगर किसी के हुए हैं तो इसी के हुए हैं। लेकिन सांकेतिक अगर कहा जाए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सांकेतिक राज्याभिषेक कहा तो 2 बार हुआ है अकबर का भी। कब? एक बार याद करिए कि वो जब युद्ध कलानौर के युद्ध में व्यस्त था तो उसको सूचना लेकर गए थे, और वहाँ पर जब बैरम खां, उसी समय जब पता चलता है कि हुमायूं की हत्या हो गई है, हुमायूं मर गया है, तो वो देखता है कि एक सिंहासन बनाता था, कच्ची ईंट रखकर, और अकबर को वहीं पर राजा घोषित कर देता है। और लौट कर जब आता है तो वहाँ पर उसका दोबारा राज्याभिषेक कराया जाता है। तो 2 वहाँ पर भी सांकेतिक, लेकिन ये तो ओरिजिनल 2 कराता है। कैसे? सबसे पहले 21 जुलाई 1658 को आगरा में ही अपना राज्याभिषेक कराता है, लेकिन अभी भी संतोष नहीं करता। ये देवराय के युद्ध में फिर से उसके युद्ध होता है, और उस युद्ध के बाद अफगानों को कुटाई करता है ना। अफगानों की कुटाई के बाद 15 जून 1669 को देवराय के युद्ध के बाद अपना राज्याभिषेक कहाँ कराता है? दिल्ली में कराता है। तो इसके कुल राज्याभिषेक कितने हो गए? 2 राज्याभिषेक। पहला राज्याभिषेक आगरा में और दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में। समझ में आया ना। अब ये जब 2 राज्याभिषेक इसके हो गए, अब ये गद्दी बैठता है। इसका एक उपाधि है जो बहादुर की है। क्या है? बहादुर की। कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ, फिर भी जो लोग नए देख रहे हैं उनको सुनना होगा। एक बार क्या होता है, हाथियों का युद्ध हो रहा था, क्रीड़ा हो रही थी, हाथी लड़ाए जा रहे थे आपस में। तो ये लोग इंटरटेनमेंट के लिए हाथी, कबूतर या तीतर, इनको लड़ाई करते थे आपस में, सांड बैलों को लड़ाते थे। यही इंटरटेनमेंट का साधन था। तब अपने यहाँ PVR नहीं चला करते, थिएटर नहीं चला करते थे, और ना ही WWF हुआ करता था। तो यही सब देखकर इंटरटेनमेंट किया करते थे। तो हाथियों का युद्ध हो रहा था आपस में, तभी अचानक ही दशा बदल दी और हाथी बेलगाम हो गए, यानी अनकंट्रोल हो गए। और अनकंट्रोल होने के कारण यह औरंगजेब की ओर भागा हाथी। और जब औरंगजेब की ओर भागा तो एक ही बार में औरंगजेब ने भाले से नाथ डाला। किसको? इस हाथी को। और जब ये हाथी नाथ दिया गया तो शाहजहां क्योंकि देख रहा था, सारे भाई बैठे थे। मैंने दारा शिकोह के बारे में बताया था कि दारा शिकोह छुप गया था किसके पीछे जाके? अपने पिता के सिंहासन के पीछे। तभी लोग कहा करते थे कि ये बुज़दिल टाइप का आदमी है, लेकिन वो पढ़ाने लिखने वाला आदमी
लड़ाई झगड़ा से उसका कोई लेना देना नहीं, तो बेचारा क्या करे। तो उसने जाके छुप गया, भाड़ में जाए हाथी मार डालेंगे, इससे अच्छा जिंदा बचे रहो। तो जो पढ़ने लिखने वाले लोग होते हैं तलवार नहीं कलम पे काम करते हैं। तो वो कलम वाला आदमी था, वो कलम का सिपाही था, ये तलवार का सिपाही था। तो जैसे भाले से नाथ के हाथी को कंट्रोल में कर लिया था, वो नुकसान पहुंचाया था। तभी शाहजहां ने खुश होकर इसको किसकी उपाधि दी थी? बहादुर की उपाधि दी। क्वेश्चन पूछा जाता है बहादुर की उपाधि नाम से कौन बहुत ज़्यादा चर्चित रहा? तो उसका नाम था औरंगजेब। तो ये कहानी थी औरंगजेब के उस समय बहादुर की उपाधि की। तो इस प्रकार वो आ जाता है सत्ता में। कब? जब आगरा और देवराय के युद्धों को युद्ध जीतने के बाद वो सत्ता पे बैठता है, अपना राज्याभिषेक कराता है और राज्याभिषेक कराकर अपने आगे बहुत बड़ी पदवी लिखता है बहादुर की। तो ये कहानी अब तक पहुंच चुकी होगी। अब चलते हैं आगे की कहानी को। हम कैसे जानेंगे कि आलमगीर का प्रशासन शासन कैसा था? तो इसको जानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि इसके मोहम्मद कासिम दरबार में रहा करता था और मोहम्मद कासिम ने किताब लिखी थी आलमगीर नामा। क्या नाम लिखा था? आलमगीर नामा। अच्छा ध्यान रखिएगा, औरंगजेब का एक नाम आलमगीर भी मिलता है। क्या मिलता है? आलमगीर। तो किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा आलमगीर क्या है? आलम माने होता है पूरी दुनिया और गीर माने जीतने वाला, यानी औरंगजेब अपने को दुनिया का जीतने वाला कहता था। अब आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कौन ऐसा था जिसने एक योजना बनाई थी कि पूरी दुनिया पे कब्जा करना है? कौन सा ऐसा शासक था जिसने कहा था कि अब एक काम करते हैं, नया धर्म बनाते हैं और पूरी दुनिया पे शासन करने चलते हैं? और फिर आपको ये भी बताना होगा किसने मना किया था कि ये बकवास की चीज़ों में ना पड़ो, ध्यान लगाओ अपने राज्य पर। तो उसने वो त्याग दिया था। तो अब बात कर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। तो मोहम्मद कासिम की किताब का नाम है आलमगीर नामा। उसमें लिखा था इसने औरंगजेब के बारे में कि ये जिंदा पीर है। जिंदा पीर क्यों कहा जाता है? ध्यान से सुन लेंगे। औरंगजेब कुछ ऐसी नीतियां चलता है, कुछ ऐसे काम करता है जिसे पीर माने ईश्वर होता है, उसे जिंदा ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया। क्या? कि कुछ बड़े बड़े टैक्स माफ कर देता है, नंबर 1। ध्यान सुनिएगा। नंबर 2, यह अपनी सेना में अधिकतर हिंदू शासकों को बनाता है सिपाही और सेनापति के रूप में। ध्यान सुनिएगा, सबसे ज़्यादा कट्टर औरंगजेब ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति और शासकों को रखता दरबार में कौन है? ये औरंगजेब रखता है। अब आपका एक सवाल होगा कि सर जब ये इतना कट्टर था तो हिंदुओं को क्यों साथ में रखता था? तो आपको एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। 1857 के विद्रोह के समय, ध्यान सुनिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय जो सेना थी, ब्रिटिश इंडियन सेना, आर्मी कहेंगे इसे हम, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, यानी कब्जा तो अंग्रेज़ों का है ना। 16वीं शताब्दी जहांगीर के समय आ ही गए थे। टॉमस रो, फिंच, विलियम टेरी, ढेर सारे लोग आ गए थे। तो जितने भी लोग थे ये थे तो भारत में ही ना। ध्यान सुनिएगा। तो उस समय जो विद्रोह हुआ था, मैं आपको कहानी उसमें बहुत मज़ा आएगी मॉडर्न में। तो उस समय जब भारत में सेना में कौन ज़्यादा लोग थे, भारतीय या ब्रिटिश? ब्रिटिश रहे होंगे, स्वाभाविक है। नो, इंडियंस बहुत ज़्यादा थे। क्यों? उनका सेनापति तो अंग्रेज होता था, लेकिन बाकी सेना इंडियंस होती थी। क्यों? अब कारण सुनिएगा। अगर इंडिया में कोई विरोध हो तो मारे इंडिया वाले और मार खाए इंडिया वाले। मैं समझ में है? अरे भैया, सेना में अगर सैनिक के रूप में इंडियंस हैं और इंडिया में कोई विद्रोह होता है तो इंडियंस ही इंडियंस एक दूसरे को मारेंगे, अंग्रेज सेफ रहेंगे, बच जाएंगे। आपने कभी देखा कि कोई नेता मार खाता है? वो जाके मर्सिडीज में बैठ के चला जाता है और हम आप बेवकूफ़, हाँ या नहीं? तो जब इंडियंस ही इंडियंस को मारने लगेंगे तो एक बढ़िया मौका मिल जाएगा अंग्रेज़ों को। लेकिन वो गड़बड़ हो गई। इंडियंस ने इंडियंस का साथ दे दिया। 1857 विद्रोह की यही कहानी थी। इसी बार 1858 का महारानी का विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र आया कि अब अनुपात बदलो, भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम कर दो और अंग्रेज सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा कर दो, नहीं अगली बार विद्रोह होगा तो हमें बोरिया बिस्तर बांध कर भागना पड़ेगा। यही इसने चाल चली। औरंगजेब भी चाहता था कि लड़ाई झगड़ा अगर भारत में किसी भी क्षेत्र में हो तो इंडियन हिंदू ही मारे, हिंदुओं को ही मारे, क्योंकि ज़्यादातर शासक यहाँ के कौन थे? हिंदू थे। वो चाहता था हिंदू लड़ें, हिंदू मरें और हमसे बच रहे। इसीलिए उसने अपने ज़्यादातर, इसे आप ये नहीं कहिए कि बहुत अच्छा शासक था, शासक हम बिल्कुल अच्छा नहीं कह रहे, लेकिन तो कहेंगे सर इसे पीर क्यों कह रहे? पीर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने कुछ ऐसे काम बहुत अच्छे किए थे। जैसे इसने 5-6 कर माफ़ कर दिए थे, पांडारी का और राहदारी का, सर्व कर, इसे बहुत सारे कर माफ़ कर दिए थे। वो बहुत अच्छा था, इसीलिए उसको जिंदा पीर कहा गया। दूसरा, उसने मज़ारों में और मंदिरों में तोड़वाए तो इसने बहुत सारा है। मैं पढ़ाऊँगा इसमें। अबुल नाम का एक व्यक्ति होगा, वो मंदिर को तोड़ेगा,
उसकी हत्या भी करेंगे गोकुल जी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब्दुल नबी नाम था उसका जो मंदिर को तोड़वाता था, तो वो अभी दिखाएंगे हम आपको। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औरंगजेब कुछ अच्छे काम करने के कारण उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। एक और कहानी है कि औरंगजेब राजस्व कोष से अपने लिए 1 रुपया खर्चा नहीं लेता था। राजस्व कोष माने सरकारी कोष से 1 रुपया नहीं लेता था, बल्कि ध्यान से सुनिएगा, कहा जाता है कौन ऐसा शासक था जो टोपी बनाकर स्वयं टोपी बनाता था और उन टोपी को बेचकर अपने खर्चे निकाला करता था। ठीक। और दूसरा, आयतों को लिखा करता था, कुरान की आयतों को लिखता था अपने हाथों से और बाज़ार में बेचकर जो पैसा मिलता था अपना खर्चा उससे चलता था, इसलिए इसे जिंदा पीर कहा जाता था। दूसरा, उसने इस सती प्रथा, पशु बलि, नर बलि, इन पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगा रखा था। गोवध पे अंकुश लगा रखा, यानी समाज में एक अच्छा संदेश भी था, लेकिन था बहुत स्ट्रिक्ट। यही कारण था कि उसे जिंदा पीर कहा जाता था। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू शाही शासकों की संख्या क्यों अधिक हुई थी। ऐसा कारण 1857 में भी हो चुका था। चलें, दूसरी जानकारी किससे मिलती है? रुकाते आलमगीरी से। किससे मिलती है? रुकाते आलमगीरी। वास्तव में रुकाते आलमगीरी क्या, नोट कर लीजिएगा, औरंगजेब के जो पत्र थे जो लिखा करता था हिंदू शासकों को या अपने पिता को, शाहजहां को। आपको अच्छे से पता होगा कि जब दक्षिण से, दक्कन से वापस आ रहा था तो पिताजी को चिट्ठी भेजा था कि मेरे आने से पहले तुम वहाँ से भाग लेना, और अगर मैं आया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुमने हमारे साथ धोखा दिया। दारा सिकोह को तुमने क्यों राजा बनाया, तुमने सिंहासन क्यों दिया राजा दारा सिकोह को? इसलिए उसने कई सारे लेटर भेजे, तो वो सारे लेटर का संग्रह किसमें है? रुकाते आलमगीरी में, जो कि औरंगजेब के पत्रों का संग्रह है। नोट करिएगा ना। अब बात करते हैं उसकी, बहादुर की उपाधि मैंने आपको बता दी कहाँ से मिली। अब बात करते हैं उसकी पत्नियों के बारे में। किसी ने पढ़ाया है कि औरंगजेब केवल एक पत्नी थी। महोदय मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इसके एक नहीं 3-4 पत्नियां थी। हमें कई थी, लेकिन 3 का तो उल्लेख मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ। इसलिए ये कभी ना कहें कि औरंगजेब केवल एक पत्नी थी। देखने कौन कौन थी, और नहीं है तो उसके पुत्रों से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। सबसे पहले इसकी शादी होती है फारस के शासक से, जो फारस के जो शाह थे उसकी बिटिया से, जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम। ध्यान से सुनिएगा, पहली शादी इसकी होती है दिलरास बानो बेगम से। कहाँ के शासक? शाह के शासक, फारस के शासक। और इसने इतनी धूमधाम से शादी करी थी, इतनी धूमधाम से शादी करी थी कि जब वहाँ के फारस के शासक भारत आए तो उन्हें खूब सारे घोड़े दान किए, खूब सारा, शायद मैंने कहीं इंडिकेट भी किया हो, नहीं किया होगा तो ज़रा देख लेंगे कि उसने बहुत सारे दान किया था उनको। पान के पत्ते, और पान के पत्ते फारस के लोगों को बहुत पसंद थे। दूसरा, उनको हीरे बहुत सारे दिए, अरबी घोड़े ढेर सारे दिए। इतना दान किया था उसने अपनी शादी में, इतना। और दूसरा, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, अपनी पत्नी को चाहता ही बहुत ज़्यादा था। किसको? इसी दिलरास बानो बेगम को। शादी तो इसकी और हुई, एक शादी हुई इसकी नवाब बाई से। किसके साथ हुई? नवाब बाई से, जिसका पुत्र कौन है? मुअज्जम है। एक शादी और हुई उदयपुरी महल से, जिसका बेटा कौन है? काम बख्श है। ध्यान रखिएगा, मुराद बख्श नहीं, काम बख्श है। उदयपुरी महल इनकी एक और पत्नी है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा चाहते थे किसको? दिलरास बानो बेगम को, जिसका पुत्र है मोहम्मद आजम, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना होगा। ठीक। तो इसका जो पुत्र था मोहम्मद आजम, ये दिलरास बानो बेगम को ये बहुत चाहता था इसको। ठीक है। अब इसने क्या किया, दिलरास बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। जब इसकी मृत्यु हो जाती है बीवी की, तो अपनी बीवी की याद में ये चाहता है कि जैसे हमारे पिताजी ने, शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल। वैसे हम भी एक ताजमहल बनवाएंगे, किसकी याद में? दिलरास बानो बेगम की। लेकिन मैं आपको उस दिन बताया था, बिना हाथ के लोग अब नहीं बनाने वाले। तो ना इंसा खां रह गए और ना उस्ताद लाहौरी रह गए जो इनकी मदद करते। इसने पूरी नकल करी, ध्यान सुनिएगा, पूरी नकल करी किसकी? ताजमहल की। और एक नया ताजमहल बनवाया। कहाँ? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। लेकिन बनाने के प्रक्रम में नाक जोक ऐसी बिगड़ी कि गुम्मद टेढ़े, खंभा टेढ़े, टेढ़ा टेढ़ा बनाकर बिल्कुल हूबहू ताजमहल जैसा बना के प्रयास किया। लेकिन इतना गंदा बनाया, इतना गंदा बनाया कि उसे कहा जाता है वो काला ताजमहल। क्या कहते हैं? काला ताजमहल इससे नहीं कि काले पत्थर से बना, बल्कि काला ताजमहल इसलिए कहते हैं क्योंकि इतना गंदा बनाया था उस ताजमहल को। भौड़ी इमारत कहा जाता है, बेहूदी इमारत कहा जाता है किसको? बीबी के मकबरा को। तो बीबी का मकबरा कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। किसकी याद में बना था?
दिलरास बानो बेगम की याद में, क्योंकि ये अपने पिता की तरह ही ताजमहल बनवाना चाह रहा था, लेकिन बेचारे ताजमहल नहीं बना, आग महल जरूर बन गया। चलिए, इस प्रकार ये भौड़ी संरचना बनाई गई किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, जो सफल रूप में नहीं रही। आप अगर महाराष्ट्र कभी जाएं, औरंगाबाद पहुँचें, औरंगाबाद की स्थापना किसने करी थी? नाम से ही पता है, औरंगजेब ने करी थी। औरंगाबाद को दक्षिण में राजधानी भी बनाई थी। बात को इसी को जो शिवाजी हैं वो निपटा देते हैं। आते हैं आगे। इस प्रकार ये बनवाता है मकबरा, कहाँ? अपनी बीबी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। फारस का जो शाह था मनुची, मैंने अभी आपको बताया कि उससे 60 अरबी घोड़े, 37 कैरेट के मोती, पान के पत्ते आज दिया था। कहीं ये सब कहाँ से? भाई साहब केसी श्रीवास्तव साहब लिखते हैं, मैं नहीं था उस समय, केसी श्रीवास्तव साहब लिखते हैं कि उसने फारस के लोगों को इतना दान दिया कि उसे बहुत पसंद करने लगे थे। तभी मैं आपको बता दूं, इसने अपना राज विस्तार कहाँ से शुरू किया था? कंधार से लेकर बंगाल तक, मैप में आते हैं, और दूसरा जम्मू कश्मीर से लेकर औरंगाबाद तक। इतना बड़ा इसका शासन होगा, यानी विस्तार अगर मुग़ल में कहा जाए तो सबसे बड़ा जो विस्तार था वो इसी के समय देखा जाता। हाँ, ये सही कि नीचे नहीं जा पाए, वो अलग की बात होगी। तो ये कहानी थी ओवरऑल औरंगजेब की आने की। लेकिन जैसे सत्ता मिलेगी तो ऐसा तो संभव नहीं कि पक्की पकाई सत्ता बैठे आप बस एसी चलाओ और मौज करो, नहीं चला पाओगे, क्योंकि जब आप सत्ता बैठोगे तो आपके विद्रोही तैयार हो जाएंगे। तो जैसे ही औरंगजेब दक्षिण से वापस आता है, वैसे ही दक्षिण के लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। उधर सिख अपने को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, बंगाल अपने को स्वतंत्र घोषित करता है, गुजरात अपने को स्वतंत्र घोषित करता है, बुंदेलखंड अपने कहते हैं भाड़ में गया औरंगजेब, अब वापस चला गया, कौन लौट के आने वाला? अब तो दिल्ली से शासन चला रहा था ना, तो अब तो आएगा नहीं। लेकिन औरंगजेब बहुत कट्टर टाइप का आदमी था, आ रहा हूँ, सब कुछ छोटा करता हूँ। तो उसने सब राज्यों को संदेशा भेजा कि सभी मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, जो अधीनता नहीं स्वीकार करेगा वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। अब कहानी क्या हुई? युद्ध के लिए तैयारी हो गई। जैसे युद्ध के लिए तैयारी हुई, पहला बरी का बकरा बना बुंदेलखंड क्षेत्र, जो वहाँ के राजा थे बुंदेला। और बुंदेला शासक पहले से ही नरक वो रखे थे, आपको अच्छे से पता कि इसके जहांगीर के समय से ही। और जहांगीर हो गया, औरंगजेब हो गया, सॉरी अकबर हो गया, ये सब हारे थे कहाँ से? कालिंजर आसपास के क्षेत्रों में कोई आसानी से विजय कर नहीं पाया था। इवन दैट हुमायूं को तो संधियाँ करनी पड़ी थी, याद आया ना? तो इसलिए ये सबसे पहले बुंदेलखंड के क्षेत्रों में करता है आक्रमण। लेकिन वहाँ जो बुंदेला शासक थे, उन्होंने उससे इसका जब अंत में संधि कर लेते हैं आपस में कि युद्ध छोड़िए, कुछ पैसा आप हमें वापस दे दीजिएगा और हम वहाँ पर आपसे युद्ध नहीं करेंगे। इस प्रकार वो बुंदेलखंड क्षेत्रों को अपने में मिलाने का प्रयास करता है और मिला भी लेता है। अब बात करते हैं किसकी? असम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों के विजय की। तो मैं आप पहले यहाँ मिटा के मैं आपको मैप दिखाना, मुझे विश्वास है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिया वो फिर से एक बार ले लीजिएगा। हम मिटा के इस पर ग्राफ लाना चाहते हैं। यस, अब कहानी क्या है जरा देखिएगा। अगर हम इसे इंडिया का मैप डिनोट करें, जरा देखिएगा, अगर हम इसे इंडिया का मैप डिनोट करें तो औरंगजेब का प्रशासन कांधार से शुरू करिए और बंगाल तक आ जाइए, देखिएगा। और दूसरा जम्मू कश्मीर से शुरू करिए और देवगिरी तक आ जाइए। इस प्रकार अगर गौर से देखा जाए तो इतना पूरा भारत उसके दायरे में था। इतना ही नहीं, ये इतना वाला भाग भी इसके था, क्योंकि ये असम वाला क्षेत्र भी उसने जीत लिया था, जहाँ के जो अहोम जनजाति थी उसको भी जीतता है या उनसे संधि करता है। अभी आते हैं कि करके। तो इतना बड़ा राज विस्तार था औरंगजेब का। तो ये बंगाल, यहाँ पे क्या था? बंगाल। यहाँ पे क्या था? देवगिरी। यहाँ पे था जम्मू कश्मीर और यहाँ पे था कंधार। तो कंधार से लेकर बंगाल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर देवगिरी तक पूरे पे शासन कौन कर रहा था? औरंगजेब शासन कर रहा था। तो इसने जब बंगाल के लिए एक शासक था, उनका सेनापति था मीर जुमला। क्या नाम था? मीर जुमला। और इसको भेजा 1660 में, कहाँ कि जाओ भैया तुम बंगाल और असम के क्षेत्रों को संदेशा देकर आओ कि या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो या तो युद्ध के लिए तैयार। मीर जुमला जाता है और असम के लोगों, असम से युद्ध हो जाता है अहोम लोगों से, और मीर जुमला लगभग विजयी हो चुका था।
और जीत कर सूचना देता है औरंगजेब को, भैया हमने बंगाल को, असम को अपने में मिला लिया है। और उसी समय 1662 में असम पर, अहोम लोगों पर वो अधिकार कर लेता है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या होता है 1663 में मीर जुमला की मृत्यु हो जाती है। और जब मीर जुमला मर जाता है तो नया जो सेनापति बनाया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों के लिए, वो बनता है शाइस्ता खां। कौन बनता है? शाइस्ता खां। और शाइस्ता खां को भेजा जाता है फिर सेनापति बनाकर। और असम विद्रोहों के समय एक राजा था चक्रध्वज। क्या नाम था? चक्रध्वज। याद करिए, चक्रध्वज एक बार मैंने बढ़ाया था कहाँ पर? कन्नौज के प्रशासन में, जिसको धर्मपाल के जगह पर बिठाया गया था। तो चक्रध्वज वहाँ का जो अहोम शासक था, उसका युद्ध हो जाता है किसके साथ? शाइस्ता खां के साथ। और बाद को शाइस्ता खां धोखा देता है औरंगजेब को और अंत में भागना पड़ता है फारस, और वहीं पर उसकी मृत्यु होगी। अभी एक एक करके आते हैं। तो अहोम विद्रोहों को 1667 आते आते इतना छका दिया मुगलों को, इतना छका दिया मुगलों को कि असम छोड़कर भागना पड़ा मुगलों को। फिर दोबारा कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया असम के क्षेत्रों में, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र, रोज़ बारिश होना, और इसकी आदत मुगलों को नहीं थी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है ये 7 सिस्टर्स जो हैं, 7 सिस्टर में 7 बहनें, ये 7 सिस्टर्स में रोज़ बारिश होती है ना। और रोज़ बारिश होने के चक्कर में बेचारे परेशान रहते थे, लौट के वापस आ गए। इस प्रकार अहम भले इनके क्षेत्र में मिल गया, लेकिन ज़्यादातर अपने में रख नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पर शासन कर पाना संभव नहीं था। तो ये थी कहानी। असम विद्रोह तक हम आपको ले आए हैं। देखते हैं आगे की कहानी कैसे बनती है और क्या क्या बात है जो हमें आप तक पहुंचानी है। चलिए देखते हैं अगला क्या होता है। अगला क्या होता है, इसने जाटों ने वहां विद्रोह करना शुरू कर दिया। किसने? जाटों ने। अब जाटों ने जो विद्रोह किया वो जरा देखिएगा। जाट जो हैं वो सामान्यतः पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में शासन करते हैं। इन क्षेत्रों में जाट रहा करते थे। अब याद करिए, यहाँ पर जाट भी हैं, यहाँ पर सिख भी हैं, है ना। अब इनका सबका विद्रोह शुरू हो जाएगा किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। क्यों? अब वो मान रहे थे ना कि अब तो कोई रहा नहीं, सब खत्म हो गए। लेकिन ये नहीं पता था कि जिंदा पीर भी बैठा है। यस, हुआ क्या कि जाटों ने 1669 में एक विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह में मुगलों को लोहे के चने चबा दिए। किसने? इन जाटों ने। इन जाटों का जो सेना थी वो सब किसान थे। किसान माने सामान्य मजदूर लोग, ये सब इकट्ठा होकर मुगलों को मार के भगाना चाह रहे थे, क्योंकि मुगल उनके क्षेत्रों से टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहे थे, है ना। और इन टैक्स की वजह से वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया मुगलों के खिलाफ। और इनका जो नेतृत्व तो कर रहे थे वो जमींदार कर रहे थे। भले किसान युद्ध कर रहे थे, लेकिन जमींदार जो थे वो इनका नेतृत्व कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे किसान, नेतृत्व कर रहे थे जमींदार। और यह काफ़ी मात्रा में सफल रहा। जाटों का विद्रोह मुगल दबाने में सक्षम नहीं रहे, क्योंकि जाट आपको अच्छे से पता है, जट होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सामने कौन है। मार मार के उधेला के इसको शाही सेना को, औरंगजेब की। और उसी समय अब्दुल नबी नामक एक व्यक्ति था, नोट करेंगे, अब्दुल नबी नामक व्यक्ति था जो सिर्फ एक सूत्री काम कर रहा था। क्या? हिंदू मंदिरों को तोड़ो। नोट करिएगा, औरंगजेब के समय मंदिरों की खूब तोड़ाई हुई, और तोड़ने का श्रेय किसको था? अब्दुल नबी को। इसे कहा जाता पत्थर काटा। पत्थर काटा, जहाँ पाओ पत्थर काटे रहो। तो अब्दुल नबी जो था ये मंदिरों को तोड़ रहा था। तो असम के क्षेत्रों में, सॉरी जाटों में एक जाट नेता था जिसका नाम था गोकुल। क्या नाम था? गोकुल। गोकुल जो था, इसके नेतृत्व में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और अब्दुल नबी की क्या कर दी? हत्या कर दी। और जब इसकी हत्या कर दी अब्दुल नबी की, तो मुगल सेना ने आक्रमण किया गोकुल ऊपर और गोकुल की हत्या कर दी। यानी गोकुल ने अब्दुल नबी को मारा और शाही सेना ने गोकुल को मार डाला। इस प्रकार जाटों का विद्रोह भी खत्म और मुगल भी वहाँ से भाग खड़े हुए। तो इस प्रकार जाटों का विद्रोह क्या हो गया? दबा दिया गया। और अंत में तिलपत के युद्ध में, कहाँ के? तिलपत के युद्ध में मुगलों ने संधि कर ली किसके साथ? जाटों के साथ। और फिर उनसे युद्ध नहीं हुए। इस प्रकार जाटों का भी दमन कर लिया कौन? औरंगजेब की शाही सेना ने। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, औरंगजेब सामान्यतः युद्ध करने नहीं जाता था। वो अपनी सेना को ही भेजता था, और जब आदमी नहीं मानता था तब स्वयं जाया करता था। तो अगला विद्रोह किसका हुआ? सतनामी लोगों का। अब ये सतनामी कौन है? जब जाट विद्रोह हो रहा था तो गोकुल का साथ दे रहे थे सतनामी। सतनामी एक धर्म, विशेष धर्म के लोगों का संग्रह होता है, समूह होता है। तो इन सतनामी लोगों ने गोकुल की बहुत मदद करी थी। तो औरंगजेब ने अगला अभियान किसके लिए भेजा? गोकुल सतनामियों के लिए। यह एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुआ कि जहाँ वहाँ पर जमींदार जो थे, किसमें? जाटों के विद्रोह में जो जमींदार थे वही आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।
और इसका ठीक उल्टा कि इसके समय में जो जमींदार थे उन्हें धोखा दे दिया, ये जाकर मुग़लों से मिल गए, और जब मुग़लों से मिल गए तो किसान बेचारे जाते कहाँ, और यही कारण था सतनामियों को बहुत बुरी तरीके से मारा मुग़ल या शाही सेना ने। इस प्रकार जो सतनामी थे अपने को मुंडिया कहा करते थे। मुंडिया, मुंडिया माने होता है शरीर में एको बाल नहीं, सब नोच डाला करते थे, बाल खोपड़ी उपड़ी में एको बाल नहीं होते थे, तो अपने आप को मुंडिया कहा करते थे। तो सतनामियों को बहुत बुरी तरह दमन किया किसने? शाही सेना ने। और ये इनका बुरा कहा जाता है कि जमींदारों ने धोखा दिया किसानों को, और यही कारण रहा कि ये अभियान सतनामियों के लिए असफल रहा और मुग़ल शाही सेना के लिए सफल रहा। इसके बाद इसका एक बेटा था अकबर। ध्यान रखिएगा, अकबर और मुअज्जम दो ऐसे लोग थे जो जिनकी मृत्यु औरंगजेब के समय ही हो गई थी। अकबर भी, ये अकबर वो वाला नहीं है हुमायूं अकबर वाला, ये अकबर औरंगजेब का बेटा है। इसने भी अपने बच्चे का नाम अकबर रखा था, ये सोच के ये हो अकबर जैसा होगा, वो महाबकबर निकला। देखते हैं कैसे। अकबर जो इसका बेटा था अपने बाप की कारस्तानियों को देखकर चिढ़ गया। मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूत शासकों ने इसको भड़का दिया, किसको? अकबर को, और कहा कि तुम्हारे पप्पा शासन पे बैठे हैं और वो सुनने को तैयार नहीं होते किसी, तुम्हारे भी नहीं सुनते, तुम भले पुत्र बने ऐठे ऐठे घूमते, तुम बड़े पुत्र बड़े पुत्र। तो उसको लगा कि यार सही तो कह रहे, बाप हमारा किसी की सुनता है नहीं। तो उसने क्या किया, मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों के मिलकर औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और जब औरंगजेब के खिलाफ युद्ध किया तो स्वयं औरंगजेब जाता है और अकबर को छौन छोटा करता है। औरंगजेब भाग कर जाता कहाँ पर? संभाजी के पास। कहाँ? संभाजी के पास। कहाँ? दक्षिण भारत में, पुरंदर के आसपास। वहाँ जाता है, संभाजी से शरण मांगता है, तो संभाजी उसको शरण तो देते हैं, लेकिन डर के मारे वो वहाँ पहुँच जाता है औरंगजेब पीछे से, और जैसे ही वहाँ पहुँचता है भाग जाता है कहाँ? फारस में, और फारस में ही अकबर की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। इस प्रकार एक औरंगजेब के एक और पुत्र की अपने आप डेथ हो जा रही है। ये हमने देखा कि इस प्रकार अकबर का भी क्या हो जाता है? दमन हो जाता है, और जाकर कहाँ? फारस में उसकी मृत्यु हो जाती। आज जितने विद्रोह पड़ रहे हैं ये सत्ता पर कुछ दिन काबिज होने के लिए युद्ध हैं। आने वाला समय ऐसा होगा कि औरंगजेब इन युद्धों से मुक्ति पाकर कामों में लगेगा। कौन से कामों में लगेगा मैं आपको दिखाऊंगा। टैक्स माफ़ करना, क्या क्या करेगा सत्ता पे रुके रहने के लिए। अच्छा, बलबन ने सत्ता पर रहने के लिए क्या किया था? याद करिए, मैंने आपको कुछ पढ़ाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता बने रहने के लिए क्या किया था? चलिए कमेंट्स आकर बताइए, अगले वीडियो में आपको मज़ा आएगी। बलबन और औरंगजेब की नीतियों का निचोड़ है औरंगजेब। अलाउद्दीन खिलजी और बलबन की जो नसंस बातें थी उसका निचोड़ है कौन? औरंगजेब। तो आप बताइएगा उसने, अब बलबन ने क्या क्या किया था, औरंगजेब ने क्या क्या किया था? सत्ता हम बैठे रहें और विद्रोह ना हो, तो विद्रोह दमाने के लिए ये भी कुछ करेगा, हम आपको बताएंगे। अगला विद्रोह होता है सिखों का। ओहो, ये सिखों का भी तो बड़ा खतरनाक टाइप का। जहांगीर के समय आप देखिए, चौथे गुरु को टांग दिया था किसने? जहांगीर ने, क्योंकि उसने खुर्रम को शरण दी थी, और बाद में शरण जब नहीं माना तो उनको मार डाला था, याद है ना। फिर लड़ाई हुई किससे? याद करिए कि एक बार एक शाहजहाँ से, क्यों? एक कबूतर उड़ के चला गया था सिखों के दरबार उसमें अहाते में, तो शाहजहाँ ने कहा हमारा कबूतर लौटा दो। तो उन्होंने कहा कि ये जीव है, तुम इसकी हत्या करना चाहो, हम नहीं देंगे। तो उसने कहा कबूतर नहीं दोगे तो युद्ध करो, और अंत में वो क्या करता है? उनकी हत्या करवा देता है। इस प्रकार जहाँ से भी औरंगजेब उनका पापा निकला। सिखों से इसके 36 के आंकड़े बन गए थे। क्यों? ये चाह रहा था अमृतसर से हमें लगान मिले, ये चाह रहा था आनंदपुर से हमें आनंदपुर जिसे गुरु गोविंद सिंह ने बसाया था वहाँ से हमें लगान मिले। जबकि सिख अच्छे कामों में व्यस्त रहते थे, उन्हें बवाल में पड़ना ही नहीं था, लेकिन ये नहीं माना, विद्रोह कर डाला। तो इसके समय जो सिखों का विद्रोह हुआ वास्तव में धार्मिक कारणों से युद्ध हुआ था, क्योंकि वो कहता था या तो हम इस्लाम स्वीकार करो और या तो मरो। तो इन्होंने कहा हम इस्लाम तो स्वीकार नहीं करेंगे, मर जाना पसंद करेंगे। तो इनके 5वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। उन्होंने एक नियम बनाया था पंच ककार। वैसे तो आता गुरु नानक के साथ में, लेकिन पंच ककार जो होता है, ध्यान सुनिएगा, पेपर में आ चुका है पंच ककार। ये पंच ककार क्या है? पंच का यानी 5 का, 1 2 3 4 और 5, ये 5 का हो गए। का से होता है केस। केस माने प्रत्येक सिख अपने बाल रखेगा हमेशा, यानी बाल नहीं कटवाएगा। कंघा, वो हमेशा अपने साथ कंघा रखे, अरे भैया बाल होंगे तो कंघा भी रखा होगा, है ना। फिर कृपाण, कृपाण माने बगल में एक छोटी सी तलवार जैसा बगल में जरूर फंसाया रहेगा, जो पंजाबी होगा उसके बगल में कृपाण मिलेगी। उसके बाद कच्छा। कच्छा माने ध्यान रखिएगा, कच्छा का अभिप्राय क्या होता है? आप हो सकता है कि आपको मज़ा आए कि कच्छा माने अंडरवियर, नहीं भैया, कच्छा माने चरित्र होता है। तो एक सिख जो होगा वो चरित्र से बहुत प्रबल होता है, इसलिए कच्छा। और
केस, कंघा, कच्छा और कड़ा। आगा क्या आया? कड़ा। जो सिख होगा शुद्ध वाला, वो हाथ में मोटा सा कड़ा पहना करते हैं। तो ये पंच ककार धारण करने के लिए कहा जाता है सिखों को। तो इनका बेस ही क्या था? ये धार्मिक रूप से है ना। इन धार्मिक रूपों के कारण ही इन्होंने, जब कृपाण रखोगे तो जहाँ मिलेगा हौंक देंगे, यानी हमारे धर्म को कोई आहत ना पहुँचाए। तो इनके धार्मिक कारणों से जो मुगलों ने था, इनसे कहा गया तो अब स्वीकार करो या तुम निपटाएंगे। तो उनके जो छठवें गुरु थे, उनका नाम था गुरु हरगोविंद। तो इन्होंने पहली बार आत्मरक्षा हेतु मुगलों से पंगा ले लिया, और जब पंगा लिया तो गुरु जो हरगोविंद थे, इनको निपटा दिया। देखते हैं कैसे। 1675 में गुरु तेग बहादुर के द्वारा सभी सिखों को एक में मिलाया गया और मिलाकर मुगलों के खिलाफ एक युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में तेग बहादुर को भी हत्या कर दी गई। और यही नहीं, इनके छोटे छोटे बच्चे थे 5, उन 5 बच्चों के भी गले काट दिए। वो बच्चे कौन थे? मतीदास, गुरदिता, उदा, चीमा और दयाला। ये 5 बच्चों को भी काट डाला किसने? औरंगजेब। इसीलिए मैं आपको कह रहा था, आप बड़ाई कर रहे थे ना कि बहुत अच्छा है, पीर है, ये है, वो है। आपका बच्चों ने क्या बिगाड़ रखा था यार? आप अगर मारना था तो आप तेग बहादुर को मार सकते थे, उसके 5 बच्चों के आपने काट डाले, गले काट दिए। अब बताइए सिख बर्दाश्त करेंगे क्या? अब सिखों का विद्रोह बहुत तेज से हुआ, और इसके बाद एक खालसा की स्थापना हो गई। क्या हुई? खालसा की स्थापना। ध्यान सुनिएगा, खालसा आप सुने होंगे, बहुत सारा खालसा वर्ड में यूज होता है पंजाबी शब्द में। खालसा का मतलब होता है कि अब सिख केवल व्यक्ति नहीं होंगे, वो सेना होगी। यानी जो सिख होंगे वो सैनिक के रूप में पूरा काम करेंगे। पूरी तरह अपने आप को किसमें बदल दिया? सैन्य व्यवस्था में बदल दिया। तो इस सैन्य व्यवस्था को क्या कहा जाता है? खालसा कहा जाता है। और इस खालसा को गुरु गोविंद सिंह जो थे, उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया। अब होता क्या है, गुरु गोविंद सिंह नहीं युद्ध करना चाह रहे थे, तो उन्होंने एक अमृतसर से काफ़ी दूरी पर जाकर एक आनंदपुर नामक एक जगह बसाई, वहीं पर रहने लगे कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहा जाए। ये नालायक वहाँ पे जाकर भी इनसे एक युद्ध किया, और एक लड़ाई हुई किससे? सरहिंद की 1704 में। सरहिंद के सूबेदार वजीर खान और गुरु गोविंद सिंह से युद्ध होता है। और इस गुरु गोविंद सिंह से युद्ध में इनके 2 बेटे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इनको जिंदा दीवार में चुनवा देता। जिंदा दीवार माने होता जैसे ये दीवार है, इससे बीच में दोनों बच्चों खड़ा किया गया, और इसके बगल से एक दीवार पैक कर दी गई, और फिर दोनों वहीं घुट घुट के मर गए। इस प्रकार जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा चुनवा दिया। कहाँ? दीवार में। तो ये अच्छा कहेंगे आप? इसे नहीं कह सकते भाई। किसी को आपको मारने का अधिकार, आपको अगर जीवन देने का अधिकार नहीं, तो जीवन लेने का भी अधिकार आपका नहीं बनता। चमकौर का एक युद्ध होता है, ध्यान सुनिएगा। चमकौर का युद्ध होता है गुरु गोविंद सिंह वर्सेज औरंगजेब या मुगल सेना कह सकते हैं। इसमें क्या करता है, इनके 2 पुत्र थे, अजीत और जुआर। ध्यान सुनिएगा, अजीत और जुआर, इनकी भी हत्या कर देता। अब सोचिए, आपके 2 पहले मार चुके, 2 फिर मार रहे हो, कब तक हम ऐसे बर्दाश्त करेंगे? इस प्रकार इसकी हत्या कर देता, अजीत और जुआर की। अब गुरु गोविंद सिंह बौखला जाते हैं, तो एक संदेशा भेजते हैं। किसको? औरंगजेब को एक चिट्ठी। तभी मैंने आपसे कहा रुकते आलमगीर, तो उसमें चिट्ठी लिखी गई किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, कि हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, ये उचित नहीं है। औरंगजेब तैयार भी हो गया। औरंगजेब इनसे मिलना चाह रहा था, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती, और जैसे ही मृत्यु हो जाती तो अगला शासक बनता बहादुर शाह प्रथम बादशाह बनता है, और वो मिलना चाहता किससे? गुरु गोविंद सिंह से। अब मिलने के लिए दक्षिण के लिए निकल चलते हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह की। चलिए उनके पुत्र से, उनके वंशजों से बात अगर कर ली जाए तो आगे सिखों को परेशान न किया जाए। तो वो दक्षिण की तरफ जा रहे होते हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह। वहाँ पर खिदराना का युद्ध 1705 में गोविंद सिंह गए थे, और वहाँ के शासक स्थानीय शासक से हुआ। लेकिन जब वो दक्षिण को जा रहे थे तो वहाँ पर एक पठान था 1708 में, जमशेद खान। क्या नाम था? जमशेद खान। मिलने के लिए आ रहे थे ना। इस जमशेद खान ने गुरु गोविंद सिंह की क्या कर दी? छुरा मारकर हत्या कर दी। इस प्रकार 10वें गुरु गोविंद सिंह की भी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। सोचिए, 4थे गुरु मारे गए, 6वें गुरु मारे गए, 10वें गुरु मारे गए, 5 पुत्र मारे गए, 2 पुत्र, 4 पुत्र गुरु गोविंद सिंह। कितने लोगों को मारोगे यार? इस प्रकार सिखों को दबाने में सर्वाधिक नृशंस हो गया था कौन? औरंगजेब। तो अभी तक हम कहानी कहाँ तक लेकर आ पाए? सिखों की विद्रोह तक, सिखों की कहानी तक। ये कहानी अभी तक हम कहाँ पर आ पाए? केवल सिखों पर। अभी तो भैया पहाड़ी चूहा बाकी है।
अभी तो पहाड़ी चूहा भी पढ़ना पड़ेगा। ये पहाड़ी चूहा है कौन? दूसरा, औरंगजेब की नीतियाँ क्या थीं? औरंगजेब ने शासन प्रशासन के लिए क्या किया? औरंगजेब की सेना का प्रारूप क्या था? वेतन भत्ते क्या थे? और उसने पत्नियों के साथ कैसा सलूक किया? और कैसे वो मरते समय ये चाह रहा था कि एक ऐसे प्रशासनिक भारत की निर्माण करके जाऊं जो आने वाले समय में लोगों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो। तो ये सारी बातें आपको मिलेंगी अगले वीडियो में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगला वीडियो आप बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर देखिएगा। उसमें शासन प्रशासन, सत्ता, पैसा, रुपया, मार काट, शादी ब्याह सब होंगे। तो ये तो केवल अभी मैं आपको सिखों के विद्रोह तक लेकर आया हूँ। अभी शिवाजी का विद्रोह होगा, दक्षिण में बीजापुर गोलकुंडा का विद्रोह होगा। तो वो सारी कहानियाँ एक एक करके हम आगे लाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।